अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्र कक्षा 11 आरबीएसई चैप्टर 2 आंकड़ों का संग्रह। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आंकड़ों के संग्रह की साक्षात्कार विधि क्या होती है, ठीक है, और आंकड़ों का संग्रह क्या होता है और आंकड़ा किसे कहते हैं और आंकड़ों का संग्रह फिर हम करते क्यों। अब हम बात करेंगे आंकड़ों की संग्रह की विभिन्न विधियों के बारे में। पिछली बार जो हमने देखा था वो पढ़ा था सर्वेक्षण विधि, ठीक है। सर्वे के आधार पर हम आंकड़ों को कैसे जुटाते हैं और सर्वेक्षण करते समय हमको जो प्रश्नावली बनानी चाहिए उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे आंकड़ों के संग्रहण की विधियां। आंकड़ों के संग्रहण की विधियां। आंकड़ों के संग्रहण की विधियां, इसके आधार पर हम क्वेश्चन देख लेंगे कि आंकड़ों के संग्रहण की विधियां कितनी है। हमारे सिलेबस में आंकड़ों के संग्रहण की 3 विधियां हैं। पहली वैयक्तिक साक्षात्कार, इसकी निम्न 3 विधियां होती हैं। फर्स्ट, वैयक्तिक साक्षात्कार, पर्सनल इंटरव्यू, इसको बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू। सेकंड होती है इसमें डाक द्वारा सर्वेक्षण, डाक द्वारा सर्वेक्षण। और तीसरी इसमें होती है टेलीफोन साक्षात्कार, टेलीफोन साक्षात्कार। तो अपने आंकड़ों के संग्रहण की निम्न 3 विधियां हैं। पहली है वैयक्तिक साक्षात्कार, दूसरी डाक द्वारा सर्वेक्षण, तीसरी टेलीफोन साक्षात्कार। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे तीनों विधियों के बारे में। हम बात करेंगे अब अर्थशास्त्र की आंकड़ों के संग्रहण की जो विधियां हैं, 3 विधियां हैं। वैयक्तिक साक्षात्कार, डाक द्वारा सर्वेक्षण, टेलीफोन साक्षात्कार। अब ये वैयक्तिक साक्षात्कार में ये कब आवश्यकता इसकी, ये कब ये साक्षात्कार की विधि उपयोगी है और उसकी विशेषताएं क्या है। वैयक्तिक साक्षात्कार में ये कब किया जाता है, जब ये विधि तब उपयोग में लाई जाती है जब शोधकर्ता सभी सदस्यों के पास जा सकता हो। मानो मुझे किसी चीज का शोध करना है, रिसर्च करनी है और मुझे किसी से प्रश्न पूछने हैं, तो मैं इस विधि का प्रयोग तब करूंगा जब मैं उन लोगों के पास जा सकता हूं और आमने सामने बैठ के क्वेश्चन पूछ सकता हूं, तो मैं वैयक्तिक साक्षात्कार विधि का प्रयोग करूंगा। इस विधि की क्या विशेषता है। पहली विशेषता, इसमें शोधकर्ता आमने सामने होकर उत्तरदाता से साक्षात्कार करता है। शोधकर्ता और उत्तरदाता आमने सामने बैठ जाते हैं, शोधकर्ता प्रश्न पूछता है, उत्तरदाता उसका उत्तर देता है। पहली इसकी विशेषता। दूसरी विशेषता, इसमें शोधकर्ता और उत्तरदाता के बीच व्यक्तिगत संपर्क होता है। जब 2 लोग आमने सामने बैठ जाते हैं तो उन लोगों के बीच कैसा संपर्क स्थापित हो जाता है, व्यक्तिगत संपर्क स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, शोधकर्ता उत्तरदाता से निवेदन कर सकता है कि वो कुछ विशेष बिंदुओं के बारे में विस्तार से बताए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हम संक्षेप में नहीं बता सकते, उन बातों पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता होती है। तो शोधकर्ता उत्तरदाता से कह सकता है, निवेदन कर सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं उनको आप विस्तार से हमें समझा दें। इसके बाद यह है कि शोधकर्ता जब प्रश्नों के उत्तर जानना चाह रहा है उत्तरदाता से, तो उत्तरदाता प्रश्नों का उत्तर देने में झिझके नहीं। इसके लिए शोधकर्ता उत्तरदाता को बता सकता है कि वो शोध किस विषय पर कर रहा है, क्यों करना चाहता है, मतलब मेरे शोध का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को स्पष्ट कर सकता है ताकि उत्तरदाता प्रश्नों को सही बता सके और किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में झिझके नहीं। ठीक है। नेक्स्ट इसका पॉइंट, शोधकर्ता उत्तरदाता से निवेदन कर सकता है कि महत्वपूर्ण बिंदुओं को विस्तार से समझा। ये पढ़ लिया हमने। इसमें गलत व्याख्या या गलत फहमी की कोई गुंजाइश नहीं होती। जब 2 लोग आमने सामने बैठते हैं
मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं तो मैं सही तरह से समझा सकता हूं कि आपको क्या उत्तर देना है, क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं आपको समझा सकता हूं, और आप जो उत्तर मुझे दे रहे हैं वो आप मुझे समझा सकते हैं कि मैं आप मुझे क्या उत्तर दे रहे हैं। तो दोनों के बीच कहीं भी किसी तरह की गलतफहमी की गुंजाइश नहीं रहती, ना गलत व्याख्या की गुंजाइश रहती है। अगर दो लोग दूर से बैठ के डांस द्वारा या टेलीफोन के द्वारा कोई साक्षात्कार करेंगे तो कभी कभी होता है कि प्रश्न मैं कुछ पूछ रहा हूं, सामने वाले को कुछ समझ में आ रहा है, या सामने वाला कोई उत्तर दे रहा है और मैं कुछ अलग से समझ रहा हूं, तो ये दिक्कतें रहती हैं। तो व्यक्तिगत साक्षात्कार में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये होता है हमारा वैयक्तिक साक्षात्कार की विशेषताएं। इसकी कुछ कमियां भी हैं, क्या कमियां हैं इनको देखते हैं। देखिए वैयक्तिक साक्षात्कार की कमियां। सी पॉइंट कमी। पहली यह काफी खर्चीली। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कमी जो है इसमें पैसा बहुत खर्च होता है, ठीक है। सेकंड, इसके लिए प्रशिक्षित साक्षात्कारकर्ता, जो साक्षात्कार लेगा उसकी प्रशिक्षित साक्षात्कारकर्ता की आवश्यकता होती है। इसके लिए जो ट्रेंड पर्सन चाहिए, जो साक्षात्कार लेने में, इंटरव्यू लेने में बहुत ट्रेंड हो, इस तरह के पर्सन की हमको आवश्यकता होती है। इस विधि से सर्वेक्षण करने में काफी अधिक समय लगता है, काफी अधिक समय। मान के चलो आपको 5000 लोगों का इंटरव्यू लेना है, तो क्या ये संभव है कि 5000 लोगों का इंटरव्यू आप एक दिन में ले लें? 5000 लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए आपको बहुत सारा टाइम चाहिए, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इस विधि की सबसे बड़ी कमी है कि इस विधि में ये काफी पैसा खर्च होता है, खर्चे भी बहुत है। अब इस विधि से अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो तो इंटरव्यू लेने से पहले एक प्रश्नावली तैयार की जाएगी, कौन कौन से प्रश्न आपको पूछने, और प्रश्नावली कितनी अच्छी हो कितनी बुरी हो, डिपेंड करता है कि आपका साक्षात्कारकर्ता कितना ट्रेंड है। तो इस विधि को अच्छा बनाने के लिए इस विधि में साक्षात्कारकर्ता होना चाहिए ट्रेंड साक्षात्कारकर्ता की आवश्यकता होती है। इसके बाद इस विधि से सर्वेक्षण करने में काफी अधिक समय लगता है। समय का मतलब बता दिया मैंने आपको। मानो आपको एक पूरे भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का सर्वे करना है, तो क्या आप साक्षात्कार विधि से कर सकते हो? वैयक्तिक साक्षात्कार विधि से कर सकते हो? नहीं कर सकते। पूरे भरतपुर के एक परिवार का आप इंटरव्यू कैसे लेंगे, और अगर लेंगे तो कितने वर्ष उसमें लग जाएंगे, तो बहुत सारा समय और बहुत सारा पैसा खर्च होगा। तो वैयक्तिक साक्षात्कार जहां बहुत बड़े एरिया का आपको सर्वे करना हो तो वहां ये विधि लगभग संभव नहीं है, या इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो सकता है। क्लियर? तो इसके नेक्स्ट आपकी विधि चलेगी अब डाक द्वारा सर्वेक्षण। डाक द्वारा सर्वेक्षण में क्या होगा, इस विधि में एक प्रश्नावली डाक द्वारा इस निवेदन के साथ भेजी जाती है कि उत्तरदाता प्रश्नावली का उत्तर
डाक द्वारा भेजे। ठीक है, अब इसमें आमने सामने इंटरव्यू नहीं हो रहा। इस विधि में हम लोग क्या करेंगे, एक प्रश्नावली को डाक से भेजेंगे, और डाक से भेजेंगे तो इस बात ऐसे भेजेंगे कि सामने वाला जो अपने उत्तर वो भी हमको पोस्ट से भेज देगा। ठीक है, इसके लिए तथा इसके लिए एक तिथि भी निश्चित कर दी जाती है। और ऐसा नहीं है मैं आपको प्रश्न भेज रहा हूं आप 10 साल बाद उत्तर दोगे, इसके लिए अब टाइम फिक्स करेंगे, इतने दिन के अंदर अंदर आपको उत्तर अपना भेजना है। क्लियर? ठीक है, आजकल यह है ऑनलाइन या एसएमएस द्वारा किया जाने लगा है। पुराने जमाने में ये सर्वेक्षण जो होता था डाक द्वारा चिट्ठी भेजी जाती थी, सामने वाला चिट्ठी का जवाब देता था, ये होता था डाक द्वारा सर्वेक्षण। आजकल चिट्ठियां नहीं होती, या तो हम लोग आपको ईमेल कर देंगे या एसएमएस आता है, या कोई भी ऑनलाइन सर्वेक्षण जो होते हैं, आपके किसी साइट पे आप गए हो, एक ऑनलाइन सर्वे होगा, उस सर्वे का आप आंसर क्लिक कर देते हैं, कर्सर टिक करके और उसको सबमिट कर देते हैं, और हैंड टू हैंड हमारा क्या हो जाता है, सर्वे हो जाता है। वो भी सर्वे एक तरीके का क्या है, डाक द्वारा सर्वे है। ठीक है ना, उसमें आप साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता एक दूसरे के सामने नहीं बैठते, अगर सामने बैठते तो उसको मानते हैं हम लोग वैयक्तिक साक्षात्कार। ठीक है, तो ये होगा डाक द्वारा सर्वेक्षण। इस डाक द्वारा सर्वेक्षण के लाभ क्या होंगे? फर्स्ट लाभ या विशेषताएं, इसमें साक्षात्कारकर्ता आसानी से दूर दराज के क्षेत्रों में साक्षात्कार कर सकता है। साक्षात्कार के लिए सर्वेक्षण कर सकता है। इस विधि से क्या होगा कि कोई भी साक्षात्कारकर्ता दूर दराज के क्षेत्रों में जहां वो आसानी से नहीं पहुंच सकता या पहुंचने में टाइम लगेगा, एक चिट्ठी डालेगा या एक एसएमएस डालेगा तो वहां से रिप्लाई किया जाएगा, तुरंत आ जाएगा। ठीक है ना, तो बड़े दूर दराज के क्षेत्रों में बड़ी आसानी से साक्षात्कार कर सकता है। कम खर्चीली विधि है, कम खर्चीली विधि है। तीसरा, समय कम लगता है। समय कम लगता है। ये इसकी हो गई विशेषताएं। ठीक है, इसकी कुछ कमियां भी है। देखो विशेषता कैसे, अब समझिए। इसमें साक्षात्कारकर्ता आसानी से दूर दराज के क्षेत्रों में सर्वेक्षण कर सकता है। भाई मैं बड़ी आसानी से एक एसएमएस भेजूंगा और वो लोग बड़ी आसानी से मुझे इसका रिप्लाई कर देंगे, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। बड़े दूर दराज के क्षेत्रों में भी मैं आसानी से कर सकता हूँ। दिल्ली में बैठ के मैं कश्मीर का सर्वेक्षण कर सकता हूँ, मैसेज करूंगा और मैसेज का रिप्लाई आ जाएगा, मेरा सर्वेक्षण पूरा। कम खर्चीली विधि है, आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सारे लोगों के पास बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, पैसा कम खर्च होता है। समय कम लगता है। भाई मैं एक साथ एक एसएमएस 1000 लोगों को भेज रहा हूँ और 1000 लोग 15 मिनट में मुझे रिप्लाई कर देते हैं, तो कई सारे हजारों लोगों का मैं सर्वेक्षण कर सकता हूँ कुछ घंटों में। और अगर मैं व्यक्तिगत साक्षात्कार करूँ 1000 लोगों का तो मुझे महीनों लग जाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत कम समय लगता है। इसकी कुछ कमियां भी हैं। कमियां क्या हैं? कमियां देखिए, कमियां फर्स्ट है साक्षात्कारकर्ता या उत्तरदाता को
स्पष्टीकरण देने का अवसर नहीं मिलता। अवसर, मान के चलो मैं आपसे कोई बात में साक्षात्कार करता हूं, आपका मैं इंटरव्यू ले रहा हूं इसमें SMS के माध्यम से, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आपको उसका आंसर हाँ या ना में देना है। आपने या तो हाँ पे क्लिक कर दिया या ना पे क्लिक कर दिया, आपका आंसर आ गया। आपको इस प्रश्न का स्पष्टीकरण देने का कोई मौका नहीं मिला। जरूरी नहीं होता हर क्वेश्चन का आंसर केवल हाँ या ना में हो, ठीक है, कभी कभी अलग तरह की परिस्थितियां होती हैं और उसका स्पष्टीकरण दिया जाता है। तो इस विधि में या तो साक्षात्कारकर्ता या उत्तरदाता को स्पष्टीकरण देने का मौका नहीं मिलता, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन में आप उत्तर दो, बात खत्म। क्लियर। इसका नेक्स्ट इसकी कमी है गलतफहमी या गलत व्याख्या की संभावना रहती है। इसमें गलतफहमियां भी उत्पन्न हो सकती है और गलत व्याख्या भी आपके क्वेश्चन की आपके उत्तर की हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि स्पष्टीकरण देखने का मौका तो मिलता ही नहीं है। उत्तरदाताओं द्वारा प्रश्नावली के उत्तर ना देने या उत्तरदाताओं द्वारा प्रश्नावली को उत्तर ना देने या कम प्रश्नों के उत्तर देने की संभावना रहती है। अब मेरे पास प्रश्नावली है, आपने मुझे प्रश्नावली भेजी, इतने प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जरूरी नहीं मैं आपको उत्तर देने के लिए वापस भेजूं उस प्रश्नावली को, मैं तो नहीं दे रहा आपके उत्तर। या 100 प्रश्न आपने भेजे, मैं तो 10 प्रश्नों के उत्तर भेज रहा हूं केवल आपको, तो जबरदस्ती तो कर नहीं सकते हम आपसे, ठीक है ना। आपने मुझे प्रश्न भेजे और मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा, तो डाक द्वारा तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपको उत्तर दूं, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता आपसे, ठीक है ना। उत्तर दो आप, तो आप उत्तर चाहोगे तो दोगे, नहीं चाहोगे तो नहीं दोगे, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, डाक विभाग द्वारा प्रश्नावली खो जाने का भी भय रहता है। आपने पोस्ट करी, मैंने आपको क्वेश्चन भेजे, हो सकता है पोस्ट में आपके पास नहीं पहुंचे, खो जाए, या आपने मुझे उत्तर भेजे, हो सकता है वो खो जाए, ठीक है, ये संभावना भी, हालांकि संभावना बहुत कम होती है पर ये संभावना भी बनी रहती है। तो ये कमियां थी आपकी डाक द्वारा सर्वेक्षण के बारे में। अब नेक्स्ट कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इन सारे क्वेश्चन को नोट करें अपनी कॉपी में, ठीक है। थैंक यू।